इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग प्रभाकर मेरोल से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार। इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका जन्म हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है, मगर उनकी कला, उनकी क्षमता और उनके ज्ञान का लाभ आज पूरी दुनिया उठा रही है और वे अमेरिका में निवासरत हैं और वहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को में अपने ज्ञान का प्रकाश चहुओर फैला रहे हैं। आप हैं डॉक्टर अनुराग प्रभाकर मेराल साहब। इस कार्यक्रम में मेराल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सारे श्रोताओं से मैं बात कर सकता हूँ। मेराल साहब इन दिनों हेल्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसका संबंध हर एक आम व्यक्ति से है। तो मेराल साहब, आपके विषय पर और आपके कृतित्व पर हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले मन कर रहा है कि आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना जाए, तो आप अपने जन्म और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएंगे। जी, मैं रायपुर से ही हूँ। जैसे आपने कहा, यहीं मेरा जन्म हुआ था, डीके हॉस्पिटल में, और मेरी पढ़ाई यहीं की है। मैंने सेंट पॉल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी एजुकेशन किया, और उसके बाद फिर मैं एनआईटी रायपुर गया। उस समय उसे एनआईटी रायपुर नहीं कहा जाता था, जीईसी रायपुर कहा जाता था। वो पढ़ने के बाद मैं आईआईटी बॉम्बे गया, वहाँ मैंने मास्टर्स किया और फिर मैं पीएचडी के लिए अमेरिका गया। तो मेराल साहब, जब एक व्यक्ति स्कूली शिक्षा को पूरी करके आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं कि कौन सा विषय वो चुने। तो आपने अपने लिए खास तौर पर इस विषय को क्यों चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से आपके श्रोताओं में जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि मैं ये उनके साथ शेयर करूँ। बहुत बार हम जानते नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारी काबिलियत, हमारे टैलेंट को हम जानते नहीं हैं, और बहुत समय के बाद वो पता चलता है कि क्या है। तो जो मैं चाहता था करना, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था यहाँ पर, उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया आईआईटी बॉम्बे से, पीएचडी करना मेरा लक्ष्य तो था, और ये मैं जानता था कि मैं अल्टीमेटली मैं शायद प्रोफेसर बनना चाहूँ, क्योंकि मेरा माता पिता दोनों शिक्षक थे, तो वो तो शायद विरासत में मिला था। लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं सोसाइटी पे जो हमारा जो विश्व है उस पर क्या इम्पैक्ट करना चाहूँगा। लेकिन जब जैसे मैं पढ़ता गया और जैसे मुझे और अनुभव मिलते गए, मुझे ये समझ में आया कि मुझे लोगों से बहुत रुचि है, लोगों में बहुत रुचि है, लोगों पे इम्पैक्ट करने की बहुत ख्वाहिश है, और हेल्थ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एज ए केमिकल इंजीनियर, जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग मेरी जो पढ़ाई थी, मुझे ये जानने में, ये समझ में आया कि केमिकल इंजीनियरिंग हम हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो जो क्रॉस डिसिप्लिनरी जिसे कहते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिसिन का जो मिलन है, वो मिलन मुझे समझ में आया मेरे काम करना शुरू करने के बाद। जब पीएचडी खत्म हुआ, मेरा पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स खत्म हुए, जब मैं इंडस्ट्री में काम करना मैंने शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि एक इंजीनियर भी हेल्थ के लिए काम कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को सीमित ना करें। वो सोचें कि पूरा विश्व उनके लिए खुला है, और खासकर अभी की जो जनरेशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो आप, या फिर रोबोटिक्स कह लो, ये नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हेल्थ ऐसी चीज़ है वो हर एक को इम्पैक्ट करती है। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। तो ये सारी जो नॉलेज हैं, सारी जो डिसिप्लिन्स हैं, ये सारे के सारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। और वही मुझे समझ में आया बहुत साल काम करने के बाद। मेराल साहब, वैसे तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आमतौर पर
मेडिकल के क्षेत्र की पढ़ाई ही उसमें एक नज़र आती है। जी हाँ। लेकिन आपने चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया, फिर पीएचडी भी किया आपने, तो ये जो केमिकल इंजीनियरिंग को हेल्थ से जोड़ते हुए जो नई नई बातें आपके दिमाग में आई होंगी, या आपने इसमें भी बहुत से नए प्रयोग किए होंगे, बहुत सारी नई चीज़ प्रस्तुत की होंगी, उसके बारे में आप बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत बार क्या होता है, हम किसी विषय में बहुत गहराई से चले जाते हैं और हमें उसके बाकी पहलू दिखते नहीं हैं। ये हेल्थ भी ऐसी ही चीज़ है। मेरे बहुत सारे दोस्त, कॉलीग्स कहते हैं, जो सहकर्मी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो हैं मेडिकल स्कूल में, वो सारे एमडी हैं, एमडी पीएचडी हैं। मैं पीएचडी इंजीनियरिंग में हूँ। तो मेरे जो देखने का नज़रिया है वो बड़ा अलग है। तो एक फील्ड होता है इनोवेशन। जब आप नया कुछ करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं हेल्थ में, उसको हेल्थ के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, उसको उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो वो नए नज़रिए जो होते हैं बड़े काम आते हैं। तो उन डॉक्टर एमडी डिग्रीज वालों के साथ जब मैं इंजीनियरिंग पीएचडी के साथ मैं जब बैठता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि ब्लड जब फ्लो हो रहा है धमनियों से, तो कैसे फ्लो हो रहा होगा पाइपलाइन के थ्रू। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जब हार्ट में हार्ट अटैक के समय में, तो स्टेंट लगाने से कैसे वो ब्लड फ्लो खुल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स अपने तरीके से सोचते हैं, वो मोर बायोलॉजिकल तरीके से सोचते हैं, हम इंजीनियरिंग तरीके से सोचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं, भले आप बहुत आसान से प्रॉब्लम्स ले लो, जो बच्चों के सिकल सेल एनीमिया या फिर उस सारी तरीके की चीज़ों के को लेकर हो, या फिर बहुत एडवांस्ड हो जैसे कैंसर। इन चीज़ों में जो मिश्रण है अलग अलग फील्ड ऑफ नॉलेज का, इंजीनियरिंग हो गए, साइंसेज हो गए, साइकोलॉजी हो गई, कई बार फाइन आर्ट्स भी हो जाता है। तो ये सारे जब फील्ड्स विषय आपस में मिलते हैं तो नए आइडियाज़ आते हैं और वो बहुत आगे के लिए बहुत काम आएंगे। तो मिराल साहब, इसमें जो इनोवेशन आपके माध्यम से हुआ होगा, वो क्या क्या कुछ किया होगा आपने? मतलब लोगों को भी जो आपके साथ रहे होंगे उनको भी लगा होगा, अरे ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल, या ये क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे जो इंडिया में हमने प्रोग्राम शुरू किया था स्टैनफोर्ड इंडिया बायो डिज़ाइन, एम्स और आईआईटी दिल्ली के साथ, उसके तहत हमने बहुत सारे बहुत होशियार बच्चों को, यहाँ से बच्चे नहीं थे वो और बहुत पढ़ चुके थे, वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग कर चुके थे, और उनको स्टैनफोर्ड में हमने उन्हें पढ़ाया और वापस हमने भेजा। उनमें से एक मैं इनोवेशन बताता हूँ। इसे कहते हैं न्यूनेटल रिससिटेशन। तो जब न्यूबॉर्न होता है, न्यूनेट्स होते हैं जो समय से पहले हो जाते हैं, वो उनके जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, तो उनमें वो सांस लेने की क्षमता नहीं होती है। तो एक 40-50 साल से ये टेक्नोलॉजी चली आ रही है, एम्बू बैग कहते हैं। उसमें मास्क लगाते हैं और हाथ में बलून, आपने देखा होगा पिक्चर फिल्म्स में दिखाते हैं, आप वो एयर दबाते हैं ताकि वो बच्चा जो है वो सांस ले सके। इनफैक्ट 3 इडियट्स में आखिरी में वो दिखाया, बिल्कुल वो सीन मुझे याद आ रहा है आपके बोलते ही। जी, तो ये न्यूनेटल रिससिटेशन पे डॉक्टर विजीत बंसल जो हैं, मेरे एक फेलो हैं, उनकी टीम ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। उसमें उन्होंने देखा कि जब न्यूनेट्स को जब हम ये एम्बू बैग लगाते हैं तो दोनों हाथ लगते हैं, बच्चे को संभालने के लिए दूसरा इंसान चाहिए, तो एक पूरी टीम लग जाती है। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे ट्रेंड लोग, इतने लोग होते नहीं हैं, तो उन्होंने उसको एक कहा कि जो एयर डिलीवरी है, जैसे वो मशीन होती है सिलाई मशीन जिसमें पैर से हम डिलीवर करते हैं सिलाई, तो उन्होंने कहा कि हम फुट पेडल ऑपरेटेड एयर डिलीवरी करें, और ताकि हाथ फ्री हो जाए और एक हाथ से बेबी को पकड़े और एक हाथ से हम मास्क लगाएं। तो एक 50 साल में पहला ऐसा इनोवेशन है, सिंपल इनोवेशन है लेकिन बहुत एडवांस्ड है, और अब वो 12-15 देशों में वो बेचा जा रहा है और बहुत सारे बच्चों को उसने बचाया है। तो ये इनोवेशन आपने किया है? ये इनोवेशन मेरे फेलो ने किया, मेरे छात्र ने किया। क्या बात है, मतलब मार्गदर्शन आपका रहा। मार्गदर्शन मेरा रहा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही अनुराग सर। ये इनोवेशन होने के बाद में, क्योंकि अमेरिका में रहकर आपने इसकी शुरुआत की है, तो पूरी दुनिया में किस तरह का इसका असर हुआ? तो अभी दुनिया के हर महाद्वीपों में बायो डिज़ाइन प्रोग्राम्स हो गए हैं, जिस प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ स्टैनफोर्ड में। इंडिया हमारा पहला ग्लोबल प्रोग्राम था। अभी एशिया पैसिफिक रीजन में 20-25 प्रोग्राम्स हो गए हैं। दुनिया भर में 100 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो
इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसके तहत नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। करोड़ों लोग उससे इम्पैक्ट हुए हैं, उसके कारण बहुत से लोगों की जानें बची हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी अच्छी हुई है। और अभी तो ये तो शुरुआत है। हम जानते हैं जब इनोवेशन एक सोसाइटी में आ जाता है, और मेरा बहुत बड़ा ऐसे दिली इच्छा है कि ये इनोवेशन छोटे से छोटी जगहों पर हो। जैसे छत्तीसगढ़ एक बहुत रूरल स्टेट है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ के आशा वर्कर्स हो गई, यहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हो गए, वो भी इस मेथोडोलॉजी को सीखें ताकि हम लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल तरीके से सॉल्व कर सकें। मेराल साहब, आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने इनोवेशन का, अपने प्रयोग का यहाँ पर प्रस्तुत किया। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आम लोगों के बस की नहीं होती हैं। जब किसी भी बीमारी का इलाज बड़ा खर्चीला होता है, तब यही कहा जाता है कि इसमें कमी कैसे आएगी। तो लेस मनी मोर फैसिलिटीज़ की बात जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो उसमें अभी तक आपके किस किस तरह के प्रयास सफल हुए हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हमारा जो अभी हेल्थ केयर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, मैं उसे सिक केयर सिस्टम कहता हूँ। जब हम बीमार होते हैं तभी वहाँ जाते हैं। लेकिन हम अगर 2000-3000 साल पहले जाएं भारत में, हम सिक केयर सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम था। हम ओवरऑल हेल्थ, हम योगा कह लें या फिर आयुर्वेद कह लें, या फिर सुबह ऐसे पानी पीना चाहिए, या हमें खाने के बाद हम 100 कदम चलने चाहिए। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ और वेलनेस का जो माइंडसेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। और ये माइंडसेट अभी वेस्टर्न मेडिसिन में उतना नहीं रहा है, अभी आ रहा है, पर भारत में हमेशा से था। तो बहुत ज़रूरी होगा कि हम इस सिक केयर सिस्टम को, उसको कहते हैं फ्लिप कर दें। उसमें बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर न डिलीवर करते हुए हम छोटी छोटी जगहों से शुरू करके वहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ करें, वेलनेस करें। और उसके लिए हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअली हेल्प करेंगी, वो महंगी नहीं होंगी। जैसे अभी एक आयुष्मान भारत करके जो प्रोग्राम है भारत में, उसमें एक डिजिटल मिशन है जिसमें टेलीमेडिसिन के थ्रू या फिर रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू हम, जैसे आपने कोविड के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे कोविड पेशेंट्स घर पे मॉनिटर किए जा रहे थे। बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर्स थी, वो विमेन थी जिनकी प्रेगनेंसी हम घर पे मॉनिटर कर रहे थे। तो उस तरीके से अगर हम हेल्थ घरों में या घरों के आसपास लाएं तो उससे खर्च भी कम होंगे और बीमारी बहुत बढ़ने के पहले उन्हें रोका जा सकेगा। उसके लिए एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी उसमें बहुत फ़ायदा कर सकती है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग प्रभाकर मेराल साहब, और आपसे हेल्थ टेक्नोलॉजी पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। तो मेराल साहब, बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अब थोड़ा सा हम इस बातचीत को मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहेंगे, तो आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत आप सुनना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन मेरे एक बहुत चहेते अभिनेता। गीत आपने सुनवाया हमें, और श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग प्रभाकर मेराल साहब। आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, और आपका विषय बड़ा ही रोचक है, हेल्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। मेराल साहब, इस गीत से पहले चूंकि हम कम से कम लागत में चिकित्सा सुविधा की बात कर रहे थे, और अभी चूंकि पूरी दुनिया में इस पर बहुत सारे प्रयोग भी किए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कैसे एक आम आदमी को कम से कम लागत में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। और दुनिया के 20 देशों का जो एक महत्वपूर्ण समूह है, बैठक है, G20 जिसे कहा जाता है, वो अभी भारत आयोजित कर रहा है। तो G20 के आयोजन में स्वास्थ्य को लेकर किन किन बातों पर जोर दिया जा रहा है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे? ज़रूर। G20 एक ऐसा समूह है जिससे जो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ग्लोबल नॉर्थ के भी देश हैं और ग्लोबल साउथ के भी देश हैं। अगर देखा जाए तो 8 बिलियन जो लोग हैं इस धरती पर, उसमें से 5 बिलियन लोगों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर नहीं है। तो ये G20 नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके बारे में सोचें
और समझें कि कैसे हम हेल्थ उन सब तक ला सकें। जब कोविड-19 जब हुआ, क्राइसिस हुआ पिछले 3 सालों 4 सालों में, हमने वैक्सीन्स, भारत बड़ा भाग्यशाली था, भारत ने बाकी सबका की मदद भी की, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके पास वैक्सीन नहीं था। और ये G20 देशों को ये सोचना पड़ेगा कि हम इस तरीके से एसिमेट्री या इनइक्विटी जो कहते हैं, हेल्थ इनइक्विटी कहते हैं, वो कैसे हम उसे सॉल्व करें। तो लो कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है G20 देशों के लिए। और मैं सोचता हूँ कि भारत इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इस साल ये उसका अध्यक्ष है भारत, बल्कि भारत ने वैक्सीन्स को लेकर बहुत कुछ किया है देशों के लिए। और बहुत सारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो समझती हैं कि भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है, तो वो भारत से बहुत आशाएं लगा के बैठे हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो हेल्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो भारत में बहुत अभी प्रचलित हो गया है, हमने 17 साल पहले जो शुरू किया था यहाँ पर, वो बीज जो बोया था, आज वो एक वृक्ष बन गया है। 1000 इनोवेटर्स यहाँ पे इंडिया में हैं और वो नंबर और बढ़ने वाले हैं अगर जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो अगर सक्सेसफुल हो तो। और ये सारे बहुत अच्छी सी इनोवेशंस लाएंगे, टेक्नोलॉजीज लाएंगे जो रूरल एरियाज में काम आए, जिसको आशा वर्कर्स हो गई या लास्ट माइल हेल्थ वर्कर्स हो गए, वो भी उन टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकें। जैसे आपने कोविड में 19 में कैसे में देखा, पल्स ऑक्सीमीटर्स, आखिरी हर एक इंसान के पास पल्स ऑक्सीमीटर था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसके कारण आप घर पे हेल्थ केयर ला सकें और कम पैसों में ला सकें। अगर हम वो सारे इनोवेशंस यहाँ डेवलप कर सकें और लो कॉस्ट कर सकें, तो ये जो 5 बिलियन लोग हैं जिनके पास इनफ पैसे नहीं हैं, जिनको इनफ एक्सेस नहीं है, उनके लिए ये टेक्नोलॉजीज बहुत काम आएंगी। और G20 देश आपस में काम करके, भारत के साथ पार्टनरशिप करके ये सक्सेसफुल बना सकते हैं। मेराल साहब, एक बात कही जाती है कि भले ही सुविधाओं के मामले में हमारे देश में बहुत सी कमियां नजर आती हों, लेकिन हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर तो कम से कम सुविधाओं में भी जटिल से जटिल रोगों का उपचार डॉक्टर्स ने किया है। आपको लगता नहीं है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं? आपने बहुत सही कहा। अगर आप अमेरिका के भी जो डॉक्टर्स देखें तो 1 लाख डॉक्टर्स वहाँ पर भारतीय मूल भारतीय ओरिजिन के हैं। और तो वहाँ के इंजीनियरिंग का देख लीजिए, टेक्नोलॉजी का देख लीजिए, अब तो पॉलिसी में भी काफ़ी भारतीय हैं। तो प्रतिभा की वाकई में यहाँ कमी नहीं है, भले हमारी सुविधाओं की कमी रही हो पहले, लेकिन प्रतिभाओं के रहते हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी तैयार की हैं, डेवलप की हैं जो उन कमियों के बावजूद सक्सेसफुल रही हैं। तो वो एक बहुत अच्छा मॉडल है। और ख़ासकर जो 5 बिलियन लोगों की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, LMIC रीजन्स, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, वो माइंडसेट जो कहते हैं, वो सोचने का तरीका कि हम कम से कम पैसों में, कम से कम सुविधाओं में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, वो जो एक सोचने का तरीका है, वो प्रतिभाओं के कारण, हमारी प्रतिभाओं के कारण हम उसे स्केल कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसके लिए अदा कर सकता है। और अब तो अच्छी चीज़ ये भी हो गई है कि हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में देश बहुत बढ़ चुका है। जो इंडिया स्टैक कहते हैं उसे, वो बहुत पॉपुलर हो गया है। और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। आई थिंक जो हमारी प्रतिभाशाली जो हमारे नौजवान हैं, और भारत बहुत नौजवान देश है। पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से भी इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए गए कि चिकित्सा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो महंगी हुआ करती थी, जैसे हृदय में लगने वाले स्टेंट की बात करें तो उसके लिए पहले 1.5 लाख के ऊपर ही बातचीत की जाती थी। अब तो काफ़ी उसका रेट शासन की ओर से भी, सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया कि लोगों को कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो। लेकिन मेराल साहब, आज भी एक जो विडंबना दिखाई देती है, वो किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट की बात करें या फिर दवाइयों की बात करें, वो जो MRP वाला जो खेल है, वो आज भी लोग उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो। और मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ आएँ, तो जो वो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चाहेंगे कि कुछ प्रॉफिट मार्जिन उनका हो।
लेकिन उसी समय पर हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो आर्थिक स्थिति में से जो खराब जो हमारी जो सोसाइटी जो लोग हैं वो भी उससे बेनिफिट कर सकें। मेरा यह मानना है कि हम जब टेक्नोलॉजी का एक्सेस बढ़ाएंगे, और अब आयुष्मान भारत बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, तो जब स्केल होता है, इंडस्ट्री जब स्केल होती है तो कॉस्ट अपने आप कम आती हैं। ऑलरेडी अब देखिएगा स्टेंट की प्राइस बहुत कम हो गई है भारत में जी। और ये सिर्फ स्टेंट का नहीं है, ये आप देखेंगे कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस का भी वही हो गया है, जिसमें हर एक क्षेत्र में, मैं एक आपको पेसमेकर की बात करूंगा। मेरी माता जी को पेसमेकर 15 साल लगा, बड़ा महंगा था। अब 3 साल पहले जब उनका पेसमेकर जब चेंज हुआ तो प्राइसेस बहुत कम आ गए थे। और यहाँ रायपुर में ही चार ऐसे कैथ लैब्स थे जहाँ पे पहले उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था। तो बात सिर्फ डिवाइसेस की नहीं है, ये भी है कि कहाँ पर हो रहा है, किस अस्पताल में हो रहा है, वो सभी कॉस्ट में होता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केयर जो होता है वो भारत में बहुत कम होती जा रही है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं 20-25 साल से मैं हेल्थ केयर फील्ड में हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ कि भारत में प्राइजेस कम हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत और भी कमी होगी इनकी कीमतों में। और जो सरकार तो कर ही रही है, भारत सरकार भी कर रही है, और बहुत प्रदेशों की सरकारें भी ये कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी और अफोर्डेबल होंगी। मेराल साहब, जब हम तरक्की की बात करते हैं तो आज हमारी निगाहें चांद की तरफ सर उठाकर देखती हैं, और हमारी कोशिश है कि हम चांद में भी अपने कदम रखें और वहाँ भी बहुत कुछ करें। तो ज़मीन से लेकर आसमान तक की ये दूरी तो अब चंद मिनटों में तय हो जाती है, लेकिन फिर भी जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, या फिर एक आम इंसान की ज़िंदगी की बात करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें दूर नज़र आती हैं। क्योंकि आप दुनिया के कई देशों में जाने का आपका अनुभव रहा है। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें और भारत की बात करें, तो आज हमारे देश में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम अभी भी उस मंजिल से दूर नज़र आते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी कमी है हमारी कैपेसिटी की। आपने दूरी की बात की, मैं दूरी से ही, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं और ये मैंने कॉइन किया था कुछ समय पहले, लास्ट माइल इज द लॉन्गेस्ट माइल, लास्ट माइल ऑफ हेल्थ इज द लॉन्गेस्ट माइल। तो अगर आप रूरल एरियाज को देख लें या फिर अर्बन स्लम्स को देख लें, आपका हेल्थ केयर सिस्टम आपसे कुछ किलोमीटर दूर होगा, लेकिन उसको एक्सेस करना, उस तक पहुंचना, उसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सिर्फ उस तबके के लोग ही जानते हैं। तो वो जो दूरी है, उस दूरी को कैसे कम किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। तो मैंने जो शुरुआत में मैंने बात कही थी कि जो सिक केयर सिस्टम हम जिस तरीके से सोचते हैं उसको हम उल्टा कर दें, जिसमें शुरुआत हम कम्युनिटी से करें, घर से करें। मैं जब छोटा था, हमारे पड़ोस में डॉक्टर जैन हुआ करते थे। 90% मेरी हेल्थ की नीड्स, हमारे फैमिली की नीड्स डॉक्टर जैन पूरा करते थे हमारे घर के पास। डीके हॉस्पिटल तब हम ही जाते थे जब बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरा यह मानना है कि नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू और इनोवेशन के थ्रू, और अगर हमने कैपेसिटी डेवलप की, हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रेन किए, उनको नई चीज़ों में, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उन्हें कैसे डिजीज़ को पहचानना, कैसे ट्रीटमेंट देना सिखा सकते हैं, और हम रिमोट टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर्स एंगेज कर सकें, ताकि जो डॉक्टर्स बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या बड़े अस्पताल में रहते हैं, उन्हें उन कम्युनिटीज़ में न जाना पड़े, लेकिन फिर भी वो पेशेंट्स को सर्व कर सकें। तो हम इन टेक्नोलॉजी के थ्रू और लोकल कैपेसिटी के थ्रू वो हम दूरी बहुत कम कर सकते हैं, उसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो वो दूरी शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जिस दिन वो दूरी ज़ीरो हो जाएगी, हमारे हेल्थ केयर के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। एक बात और देखी जाती है कि अगर किसी शहर या देश की सारी प्रतिभाएं ये चाहें कि मैं बड़े महानगर में जाकर ही काम करना चाहूँगा या विदेश में ही जाकर काम करना चाहूँगा, तो फिर यहाँ बचेगा कौन? तो ये वाली जो मानसिकता है वो कब हमारे योग्य लोगों को गांव तक खींच कर लाएगी? मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये बदल रहा है। बहुत सारे मैं पिछले 17 सालों में मैं यहाँ 50 बार आ चुका हूँ।
50 टाइम्स आई फ्लोन टू इंडिया पिछले 17 सालों में। तो बहुत सारे मेरे जो साथ काम करने वाले हैं, मेरे जैसे हैं, भारत में पढ़े हुए हैं, वो वापस भारत को योगदान देना चाहते हैं और यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो वो हो रहा है, और बहुत सारे IIT से ग्रेजुएट होने वाले लोग वापस यही भारत में रह रहे हैं। डॉक्टर अनुराग प्रभाकर मेराल साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने जितने भी सपने देखे हैं और जो आप करना चाहते हैं, खासकर हेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आपके इन प्रयासों से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और पूरा समाज सदैव स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी को मुझे यहाँ पर आपने होस्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके श्रोताओं से बात कर सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।